गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट संसाधन और विकास वाला चैप्टर है उसका तीसरे वीडियो पे बात करते हैं। और उस तीसरे वीडियो में हमारा सबसे पहले आता है भूमि संसाधन, आपका लैंड रिसोर्स। देखिए, आपको पता है कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम भूमि पर रहते हैं और अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और इस भूमि का हम विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक आपका महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, आपके आवास स्थल हैं, या आपको कोई कृषि कार्य करना है, या आपको परिवहन का जाल बिछाना है, यदि आपको कोई आपका शैक्षिक संस्थान का निर्माण करना है, या आपका कोई आपका एयरपोर्ट बनाना है, सभी कहाँ पर संभव होंगे? भूमि पर होंगे। और भूमि कैसी है? एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। क्यों? जब भूमि हमारी सीमित है और जनसंख्या वृद्धि हमारी बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ रही है, तो उसमें असंतुलन है उत्पन्न हो जाता है। हम ऐसा नहीं है कि हम बगैर भूमि के, क्योंकि आपको पता होगा कि हर सारी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? भूमि से ही प्राप्त होती हैं। क्योंकि हमें खाने से लेकर के पहनने तक, आवास बनाने के लिए सारी ही जो सामग्री हैं या हम कहें संसाधन हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें भूमि से प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ है, भूमि पर हमारे कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी पाई जाती हैं? पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। कहीं पर उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बात करें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, जिसमें हमारा आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, और इधर को आप चलते हैं तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम वाले राज्य। कहीं पर आपके पठारी क्षेत्र है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत है, और कहीं मैदानी क्षेत्र जो गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र है। हम देखते हैं कि हमारा जो कुल भूभाग है उसके कितने कितने % पर है हमारे पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से मैदान का हिस्सा कितना है? 43% है। दूसरा है आपका पहला प्लेट, आपका प्लेन हो गया। फिर आपका प्लेटू का जो हिस्सा है कितना है आपका? वो है हमारा 27%। थर्ड है पर्वत का हिस्सा कितना है? 30%। पता होगा कि जो मैदान है किन चीजों का आधार है? आपको पता होगा कि मैदानी वाले भाग में ही आपकी कृषि और उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भूभाग है, हम कई बार ये सोचते हैं कि पर्वत हमारा कोई काम का नहीं है, पठार कोई काम का नहीं है, मैदान काम का नहीं है। हर चीज का अलग अलग महत्व है। पर्वत अपने स्थान पर महत्व है, पठार का अपने स्थान पर है, मैदान का अपना है और मरुस्थल का अपना है। जैसे हमने बताया कि मैदानी क्षेत्रों में कृषि और उद्योग, पठारी वाले क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की बहुलता है। बगैर खनिजों के औद्योगिक विकास है वो संभव नहीं है। पर्वत है नदियों का उद्गम स्थल। हमारी जितनी भी सदाबहानी नदी हैं, जैसे गंगा, यमुना है, आपका ये ब्रह्मपुत्र है, सारे ही कहां से निकलती है? आपका पर्वत से। आपका नदियों का उद्गम और टूरिस्ट स्पॉट, आपके हिल स्टेशन सारे कहाँ हैं? आपके पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये था आपका कि हर चीज का महत्व कैसा है। इसको हम एक डायग्राम अर्थात आपके सर्कल के द्वारा है, पाई चार्ट के द्वारा। भारत में भू संसाधनों का उपयोग है वो किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, वो हमारे बड़े भागों में अगर हम करते हैं, मुख्य रूप से 5 भागों में
और नहीं तो 9 भागों में उसका उपयोग है किया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा वन। वन हमारा हमने 2 तरह के आंकड़े लिए हैं, 1960-61 और 2014-15। 1960-61 में भारत में कुल भूभाग पर वन थे, वो हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है 18.11%, और जो कि 2014-15 में 23.3% हो गई। दूसरा है हमारा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कौन सी भूमि होगी आपकी? इसमें बंजर व कृषि अयोग्य भूमि होगी, अर्थात आपकी बैरन और वेस्टलैंड होगी, और ये कितना है 12.01% से 14-15 में घटकर कितना हुआ 8.61%। दूसरा है आपका नॉन एग्रीकल्चर यूज, आपकी जो भूमि है वो आपका 4.95% थी, जो कि बढ़कर के कितनी हो गई 5.57%। नेक्स्ट है पहली चीज और आती है हमारे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। आपका कौन सी भूमि आएगी जहां पर हम कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो बंजर भूमि के रूप में है। बंजर भूमि कौन सा आता है? जैसे कोई मरुस्थलीय वाला भाग है, कोई पर्वतीय वाला भाग है, कोई गर्त वाला भाग है, जहाँ कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, और उसको भी हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके अनुपात में क्या आई है कमी। दूसरा है गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि किसमें कि गैर कृषि के अलावा अन्य जो उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि हम सड़क निर्माण का कार्य करना है, कोई हमें स्कूल कॉलेज का निर्माण करना है, आवास स्थलों का निर्माण करना है, सब कैसा होगा गैर कृषि भूमि। बताइए जनसंख्या बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, और जब बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकता क्या होंगी अधिक होंगी। आवास के लिए स्थान की आवश्यकता क्या होगी अधिक होगी, हमारे शैक्षिक संस्थानों की स्थानों की आवश्यकता क्या होगी अधिक होगी। तो इसके अनुपात में क्या हो रही है आपकी वृद्धि, 4.95 से बढ़कर के 5.57 हुआ। नेक्स्ट है आपका अन्य कृषि भूमि, आपकी अदर एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें 2 हैं। एक है स्थायी चारागाह, आपका परमानेंट पास्चर भूमि, इसके अनुपात में कमी आई है, 4.71% से घटकर के 3.3% हो गया। नेक्स्ट है विविध वृक्ष, आपका जो मिशनियस ट्रीज हैं, उस ट्री पहले 1960-61 में 1.5% थे, और जो अब कम होकर कितने हो गए 1%। और नेक्स्ट है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि कौन सी आपके कल्चरेबल वेस्टलैंड है, जिसके अनुपात में है क्या हुई है आपकी कमी हुई है, और वो कितनी हुई है वो 6.23% से घटकर के कितनी हो गई 4%। नेक्स्ट हमारी पड़ती भूमि फैलोलैंड, और फैलोलैंड 2 तरह की होती है, एक आपकी करंट फैलोलैंड और एक है अदर देन करंट फैलोलैंड। आपकी पहली है वर्तमान पड़ती भूमि अर्थात करंट फैलोलैंड। पहली बात आती है पड़ती भूमि किसे कहा जाता है? वह भूभाग जहां कृषि की उर्वरता शक्ति को प्राप्त करने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, और उस छोड़ने के समय की अवधि का आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक वर्तमान पड़ती भूमि करंट फैलोलैंड, और करंट फैलोलैंड कौन सी होती है जिसमें 1 वर्ष अर्थात 1 कृषि वर्ष के लिए भूभाग को खाली छोड़ा जाता है, और इसके अनुपात में है क्या हुई है वृद्धि हुई है 3.73% से बढ़कर के कितनी हुई 4.9%। दूसरा है पुरातन पड़ती भूमि, जिसे हम अदर देन करंट फैलोलैंड कहते हैं, जिसमें आपका जो खेत है 1 से 5 वर्ष के लिए बंजर के रूप में छोड़ा जाता है, जिसके अनुपात में भी थोड़ा वृद्धि हुई है 3.5% से बढ़कर के कितना हो गया 3.6%। एक और आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र, आपका नेट सोन एरिया 5वें नंबर पर है, शुद्ध बोया गया शुरू में शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अनुपात में वृद्धि हुई जब हमने सिंचाई परियोजना का विकास किया, लेकिन जब हमारे औद्योगिक विकास की अवधारणा पर जोर अधिक दिया जाने लगा
तो इसके अनुपात में भी कमी आई। कितनी आई? 1960-61 में कुल भूभाग के कितने परसेंट पे? 46.26% भाग पर शुद्ध भूविभाग क्षेत्र था, जो कि 2014-15 में 45.5%। एक चीज और आता है आपका सकल सिंचित क्षेत्र। आपका सकल सकल सिंचित क्षेत्र क्या होता है? आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया कौन सा है? देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है, मान लीजिए कोई भी इकाई हो सकती है, हेक्टेयर है, जो भी है। इस भूभाग में से 6 इकाई ऐसा है जिसमें वर्ष में 2 फसल हो सकती हैं, अर्थात 2 बार आपका कृषि कार्य किया जा सकता है। 3 ऐसा है जिसमें 1 बार हो सकती है, और 1 ऐसी है जिसको 3 बार हो सकती है। अर्थात इसको हम करें एक कृषि वर्ष में यदि 2 वर्ष हो सकती है तो कितना हो गया है? 12 बीघा। फिर मैंने बताया 3 एक आपका बीघा ऐसा है जिसमें वर्ष में कितनी फसल हो सकती है? 1 आपका, तो 3 आपका। और 1 हेक्टेयर ऐसा है जिसमें 3 फसलें हो सकती हैं, तो 3, अर्थात 18। सकल सिंचित क्षेत्र कितना हुआ? शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो कि वर्ष में 1 से अधिक बार फसलें बोई जाती हैं, यदि उसका कुल टोटल ही आपका सम ही क्या आपका कहलाता है, या क्रॉप एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया कहलाता है, जिसको हम एक डायग्राम अर्थात आपका पाई चार्ट के माध्यम से है वो देखते हैं।